Hello student, welcome to CR International School online classes. Beta, how are you? I hope you all are fine at home and safe. बेटा, आज हम भारत की खोज में पाठ 6 अंतिम दौर 1 इसमें पढ़ेंगे किसके बारे में, जो भारत की राजनीतिक और आर्थिक दृष्टि से जो पहली बार एक अन्य देश का पुछल्ला बनता है। किस कारण से बनता है? राजनीतिक और आर्थिक दृष्टि से। सभी अपनी बुक ओपन कीजिए, फिर हम ये चैप्टर रीड करते हैं। भारत में अंग्रेजी राज्य की स्थापना उसके लिए एकदम नई घटना थी, जिसकी तुलना किसी और राजनीतिक अथवा आर्थिक परिवर्तन से नहीं की जा सकती थी। भारत पहले भी जीता जा चुका था, लेकिन ऐसे आक्रमणकारियों द्वारा जो उनकी सीमाओं में आकर बस गए और अपने को भारत के जीवन में शामिल कर लिया, उसने अपनी स्वाधीनता कभी नहीं खोई थी। अर्थात भारत ने अपनी स्वाधीनता कभी नहीं खोई थी, वह कभी गुलाम नहीं बना था। भारत कभी ऐसी राजनीतिक और आर्थिक व्यवस्था में नहीं बना था जिसका संचालन केंद्र उसकी धरती से बाहर हो। वह कभी ऐसे शासक वर्ग के अधीन नहीं रहा जो अपने मूल और चरित्र दोनों में स्थायी रूप से विदेशी था। अर्थात कभी भारत दूसरों के अधीन नहीं हुआ था। नया पूंजीवाद सारे विश्व में जो बाजार तैयार कर रहा था, उससे हर सूरत में भारत के आर्थिक ढांचे पर प्रभाव पड़ना ही था, लेकिन जो परिवर्तन हुआ वह स्वाभाविक नहीं था। अब देख, उसने भारतीय समाज के पूरे आर्थिक और संरचनात्मक आधार का विघटन कर दिया। यह ऐसी व्यवस्था थी जिसका संचालन बाहर से होता था, जो उस पर लाद दी गई थी, यानी कि थोप दी गई थी। भारत ब्रिटिश ढांचे का औपनिवेशिक और खेतीहर पुछल्ला बनकर रह गया था। यानी कि जो ब्रिटिश सरकार थी उसने क्या है, धीरे धीरे भारत पर शासन कर लिया था। उसने अपना व्यापार शुरू कर दिया था, और व्यापार शुरू करने के बाद क्या है, उसने पूरी तरह से भारत पर कब्जा कर लिया। अंग्रेजों ने अपने अंग्रेजी नमूने का अनुसरण करते हुए बड़े जमींदार पैदा किए। उनका लक्ष्य था कि लगान की शक्ल में अधिक से अधिक रुपया जल्दी से जल्दी इकट्ठा किया जाए। इसलिए एक ऐसे वर्ग को पैदा करना जरूरी समझा गया जिसके स्वार्थ अंग्रेजों के स्वार्थ से अभिन्न हो, यानी कि भिन्न हो। ब्रिटिश शासन ने इस तरह अपनी स्थिति को सुदृढ़ किया। इस व्यवस्था में जमींदार थे। अब देखो, जो ब्रिटिश शासन था उसने क्या है, अपनी स्थिति को और अधिक मजबूत कर लिया। और इस व्यवस्था में कौन थे? जमींदार थे, राजा थे, सरकार के विभिन्न महकमों के पटवारी, गांव के मुखिया से लेकर ऊपर तक के कर्मचारियों की बहुत बड़ी संख्या थी। सरकार के दो खास महकमे थे, एक था मालगुजारी और दूसरा पुलिस। इन दोनों के ऊपर हर जिले में कलेक्टर या जिला मजिस्ट्रेट होता था, जो शासन की धुरी था। मालगुजारी होता है माल को देने वाला, और पुलिस। इस तरह भारत को साम्राज्यवादी उद्देश्यों के लिए बिना कुछ भुगतान किए अड्डे की तरह इस्तेमाल तो किया ही गया, इसके अलावा उसे इंग्लैंड में ब्रिटिश सेना के एक हिस्से के प्रशिक्षण का खर्च भी उठाना पड़ा। इस राशि को कैपिटेशन चार्ज कहा जाता था। वास्तव में भारत को ब्रिटेन के इस हर तरह के दूसरे खर्चे भी उठाने पड़ते थे। अब देखो, ब्रिटेन के खर्चे कौन उठाता था? भारत ही उठाता था। 19वीं शताब्दी के दौरान भारत में ब्रिटिश राज के इतिहास से किसी भी भारतीय को निश्चित रूप से मायूसी होगी और क्रोध आएगा। जब 19वीं शताब्दी के दौरान क्या हुआ, भारत में ब्रिटिश राज के इतिहास में जब ब्रिटिश राज हो गया और उसमें किसी भी भारतीय को निश्चित रूप से मायूसी, यानी कि वो मायूस हो गया और क्रोध आएगा। फिर भी इससे अनेक क्षेत्रों में अंग्रेजों की श्रेष्ठता का, यहाँ तक कि हमारी फूट और कमजोरियों से लाभ उठाने की क्षमता का भी पता चलता है।
भारत में ब्रिटिश शासन के अंतर विरोध, राजा राम मोहन राय, बंगाल में अंग्रेजी शिक्षा और समाचार पत्र। अब देखिए, व्यक्तिगत रूप से अंग्रेजों ने, जिनमें शिक्षाविद, प्राचार्य विद्या विशारद, पत्रकार, मिशनरी और कुछ अन्य लोग थे, पाश्चात्य संस्कृति को भारत लाने में महत्वपूर्ण कार्य किया। अब जो पाश्चात्य संस्कृति उसको कौन लेकर आया? उनमें कई शिक्षाविद थे, ठीक है, उनमें अंग्रेज थे, उनमें कई शिक्षाविद थे, प्राचार्य विद्या विशारद थे, पत्रकार थे, कुछ अन्य लोग भी थे। उन्होंने क्या है, भारत में पाश्चात्य संस्कृति को लेकर आए। अंग्रेजी चिंतन और साहित्य और राजनीतिक परंपरा से भारत को परिचित कराने का श्रेय उन योग्य और उत्साही अंग्रेजों को ही है, जिन्होंने अपने चारों ओर उत्साही भारतीय विद्यार्थियों को इकट्ठा कर लिया था। शिक्षा के प्रसार को नापसंद करने के बावजूद खुद ब्रिटिश सरकार को परिस्थितियों से मजबूत होकर अपनी बढ़ती हुई व्यवस्था के लिए क्लर्कों को प्रशिक्षित करके तैयार करने का प्रबंध करना पड़ा। इसलिए धीरे धीरे शिक्षा का प्रसार होने लगा। यह शिक्षा सीमित भी थी और गलत ढंग की भी थी। जो भारत में ब्रिटिश ने शिक्षा नीति चलाई थी वह कैसी थी? बिल्कुल सीमित थी और गलत ढंग की थी। फिर भी उसने नए और सक्रिय विचारों की दिशा में दिमाग की खिड़कियां और दरवाजे खोल दिए। धीरे धीरे परिवर्तन होने लगा और आधुनिक चेतना का प्रसार हुआ। यूरोप के विचारों से बहुत सीमित वर्ग प्रभावित हुआ, क्योंकि भारत अपनी दार्शनिक पृष्ठभूमि को पश्चिम की तुलना में बेहतर समझते हुए उससे चिपका रहा। पश्चिम का वास्तविक आघात और प्रभाव तो जीवन के व्यवहारिक पक्ष पर हुआ। नई तकनीक, रेलगाड़ी, छापाखाना, दूसरी मशीनें, युद्ध के अधिक कारगर तरीके, यह सब ऐसी बातें थी जिनकी उपेक्षा नहीं की जा सकती थी। सबसे प्रकट और व्यापक परिवर्तन यह हुआ कि खेतीहर व्यवस्था टूट गई। उसका स्थान व्यक्तिगत संपत्ति और जमींदारी ने ले लिया, यानी कि जमींदारों ने अपना कब्जा कर लिया। मुद्रा केंद्रित अर्थव्यवस्था का चलन हुआ और जमीन बिकाऊ वस्तु हो गई। जमीन को किस तरह से देखा जाने लगा? एक बिकाऊ वस्तु के समान देखा जाने लगा। देश के किसी और बड़े हिस्से की अपेक्षा बंगाल ने बहुत पहले इन परिवर्तनों को देखा और अनुभव किया, क्योंकि बंगाल में ब्रिटिश शासन 50 वर्ष पहले स्थापित हो चुका था। 18वीं शताब्दी में बंगाल में एक अत्यंत प्रभावशाली व्यक्तित्व का उदय हुआ और ये थे राजा राम मोहन राय। ठीक है, वे एक नए ढंग के व्यक्ति थे। राजा राम मोहन राय एक नए ढंग के व्यक्ति थे जिनमें प्राचीन और नवीन ज्ञान का मेल था। वो बहुत ज्ञानवान थे। भारतीय विचारधारा और दर्शन की उन्हें गहरी जानकारी थी। वे संस्कृत, फारसी, अरबी के विद्वान थे। देखो कौन कौन सी? संस्कृत, फारसी और अरबी भाषा को जानते थे। उस हिंदू मुस्लिम संस्कृति की उपज थे जो उस समय भारत के सुसंस्कृत वर्ग के लोगों पर छाई हुई थी। उन्होंने अंग्रेजी और पश्चिम के धर्म और संस्कृत के स्रोतों की खोजों के लिए ग्रीक, लातिनी और इब्रानी भाषाएं सीखी। उन्होंने 3 भाषाएं और सीखी। पश्चिम सभ्यता के विज्ञान और तकनीकी पक्षों ने भी उन्हें आकर्षित किया। अपने दार्शनिक और विद्वतापूर्ण झुकाव के कारण राजा राम मोहन राय अनिवार्य रूप से प्राचीन साहित्यों की ओर झुके। तुलनात्मक धर्म के अध्ययन की पद्धति की खोज करने वाले दुनिया के वे पहले उत्साही व्यक्ति थे और शिक्षा के आधुनिक साँचे में ढालकर उसे पुरानी पंडिताऊ पद्धति के चुंगल से निकालने के लिए बहुत उत्सुक थे। यानी कि जो राजा राम मोहन राय थे वो क्या है? धर्म के अध्ययन की पद्धति की खोज करने वाले पहले व्यक्ति थे। उन्होंने गवर्नर जनरल को गणित, भौतिक विज्ञान और रसायन शास्त्र, जीव विज्ञान और अन्य उपयोगी विज्ञानों की शिक्षा की आवश्यकता पर जोर देते हुए लिखा था। इन सबसे अधिक वे समाज सुधारक थे। राजा राम मोहन राय क्या थे? समाज सुधारक थे। आरंभ में उन पर इस्लाम का प्रभाव पड़ा और बाद में कुछ हद तक ईसाई मत का, लेकिन वे अपने धार्मिक आधार पर दृढ़ता से जमे रहे। परंतु उन्होंने इस धर्म को उन कुरीति और कुप्रथाओं से मुक्त करने का प्रयास किया जो उसके साथ संबंध हो गई थी। ब्रिटिश सरकार ने सती प्रथा पर रोक उन्हीं के आंदोलन के कारण लगाई थी। राजा राम
मोहन राय भारतीय पत्रकारिता के प्रवर्तकों में से एक थे। वो भारतीय पत्रकार के प्रवर्तक भी थे। सन 1780 के बाद भारत में अंग्रेजों ने कई अखबार निकाले। इन अखबारों में आमतौर पर सरकार की कड़ी आलोचना रहती थी। इन अखबारों में क्या निकलता था? सरकार की आलोचना ही रहती थी। पर परिणामतः उन पर कड़ा सेंसर लगता था। पहला अखबार जिस पर भारतीयों का स्वामित्व था, जिसका संपादन भी भारतीयों ने किया था, 1818 में अंग्रेजी में निकला था। उस वर्ष श्रीरामपुर के बैप्टिस्ट पादरियों ने बंगाली में एक मासिक और एक साप्ताहिक पत्र निकाला। किसी भारतीय भाषा में प्रकाशित होने वाले ये पहले पत्र थे। इसके बाद एक अंग्रेजी और भारतीय भाषाओं में कलकत्ता, कोलकाता, मद्रास, चेन्नई, मुंबई में अखबार और पत्रिकाएं बड़ी तेजी से निकलने लगी। राजा राम मोहन राय की पत्रकारिता का गहरा संबंध उनके सुधारवादी आंदोलनों से था। उनका समन्वयवादी और विश्वजनीन दृष्टिकोण कट्टर वर्ग के लोगों को नापसंद था। वे उनके बहुत से सुधारों का भी विरोध करते थे। पर उनके बहुत से समर्थकों में टैगोर परिवार था, जिसके बाद बंगाल के पुनर्जागरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। पुनर्जागरण में क्या है, उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। ये बंगाल का अखबार था। राजा राम मोहन राय दिल्ली सम्राट की ओर से इंग्लैंड गए और 19वीं शताब्दी के आरंभिक वर्षों में ब्रिस्टल में उनकी मृत्यु हो गई।